नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात यादव, मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले दो लेक्चर में हम लोग बात किए थे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरी पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो एक बार अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक अवगत हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजीव क्वेश्चन बैंक बहुविकल्पी प्रश्न एक अंक का होता है। आइए आपके सामने तीन क्वेश्चंस बहुविकल्पी के करा समुच्चय एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 में एक रिलेशन आर के द्वारा डिफाइन किया गया है। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ। तो ये कह रहा है कि बताइए सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि तुच्छ होगा। ठीक, तो अगर आप हमारे पहले लेक्चर की बात करेंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट है अपने स्वयं के साथ इंटरकनेक्टेड हो। स्वयं के साथ का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है ये तो एटलीस्ट मस्ट बी, ये तो उसके साथ होना ही चाहिए। जैसे 1 का है तो 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। बाकी भी आपस एसोसिएट हो सकते हैं। तो देखिए 1 का 1 के साथ है ही है, 2 का 2 के साथ भी, 3 का 3 के साथ भी है, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है। इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सममित क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहां पे 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ नहीं है, इसलिए ये क्या है? सममित नहीं। संक्रामक क्यों नहीं है? जैसे 2 का 3 के साथ है और 2 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। जैसे यहां पे देखिए आपका दिया है कि 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो इसका मतलब कि 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए, जो कि इसमें कहीं दिख नहीं रहा है 1 का 3 के साथ। इसलिए क्या है? ये दोनों नहीं, यानी बी इज द करेक्ट। अब आइए, कह रहा समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 में आर बराबर लिखा है ए कामा बी। ए और बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है। तो निम्न में कौन संबंध का चयन कीजिए, सही संबंध का चयन कीजिए। कह रहा है ए और बी दोनों इस प्रकार से हैं, या तो दोनों एक रिलेशन आर है, वो कह रहा ए कामा बी है, इस प्रकार से है, या तो दोनों सम हो, यानी कि या तो दोनों सम है मतलब इवन है, या तो दोनों विषम है। तो ऐसे संबंध को तो कह रहा निम्न में से चयन कीजिए। एक क्या संबंधहीन होगा कि तुच्छ होगा कि तुल्यता होगा कि सममित नहीं होगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं। जैसे हमने मान लिया ए बराबर हमने ले लिया 2, ठीक, तो 2 का 2 के साथ भी हो सकता है, 2 का 4 के साथ भी हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी हो सकता है। ठीक, जैसे या तो हमने ले लिया जैसे 4, तो 4 के साथ हो सकता है, 4 का 6 के साथ हो सकता है, 4 का 2 के साथ हो सकता है। ठीक, जिसे हमने ऑड में ले लिया 1, तो 1 का 1 के साथ हो सकता है, 1 का 3 के साथ हो सकता है, 1 का 5 के साथ हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा,
जैसे 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 6 के साथ है। तो यहाँ पे जैसे 4 का 4 के साथ है, 4 का 6 के साथ है, 4 का 2 के साथ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 का 6 के साथ है, तो 6 का 4 के साथ कहाँ पे है? इसमें 4 का 6 के साथ है ही नहीं। जैसे 1 का 3 के साथ है, तो 3 का 1 के साथ कहाँ? 1 का 5 के साथ है, 5 का 1 के साथ कहाँ? इसका मतलब ये है कि इसका क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे हमने 1, 7 ले लिया, तो 7 का 1 के साथ, जैसे 1 हमने ऑड लिया, अब 8 का इसके कई सारे के साथ हो, तो उसका उल्टा भी तो होना चाहिए, तभी तो आप सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। ये सब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर के आते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही बताया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समुच्चय ए, इसका एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 दिया है, में एक रिलेशन आर द्वारा डिफाइंड है। तो कह रहा परिभाषित संबंध आर है, निम्न विकल्पों में से सही चयन करिए। कह रहा है कि आर स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, परंतु ट्रांजिटिव नहीं होगा। कह रहा आर स्वतुल्य एवं संक्रामक होगा किंतु सममित नहीं होगा। आर सममित होगा तथा संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक, तो आइए अब देखिए यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ, पहले देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए बोला गया था जो एलिमेंट्स है एटलीस्ट खुद का खुद के साथ होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो है। अब आइए सिमेट्रिक है कि नहीं ये देख लेते हैं। 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ है कि नहीं, इसमें 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है कि नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये बी इज द करेक्ट आंसर। संक्रामक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो, चूंकि ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको बताया था कि अगर ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी, तो इट मस्ट बी ए रिलेशन टू सी। यानी अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब 1 का 2 के साथ होना चाहिए। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए हमने आपसे यही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ये दोनों कॉमन हुआ है, तो 1 का 2 के साथ है, हाँ है। फिर जैसे देखिए 1 का 3 के साथ है और 3 का 3 के साथ है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 1 का 3 के साथ है। 3 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो यहाँ पे 3, 3 सेम है, इसका मतलब 3 का 2 के साथ है, हाँ इसमें है 3 का 2 के साथ है। 4 का 4 के साथ है, उल्टा करेंगे वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का 2 के साथ तो है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, सममित, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, इसको और वो करने के लिए आप एक बार नोट्स को जाके देख लीजिएगा या वीडियो में देख लीजिएगा आप, उसमें आपको रिलेशन के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है, कैसे पहचानेंगे, सिमेट्रिक का क्या डेफिनेशन है, उसको कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव का क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, इम्पटी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले का आंसर स्वतुल्य हो जाएगा, दूसरे का सममित नहीं है, तीसरे का ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि एक फलन है जो r से r के बीच में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में। एफ एक्स बराबर लिखा है x की पावर 4 द्वारा परिभाषित सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है यफ एकैकिक आच्छादक है, फलन है, बहु एक आच्छादक है, आच्छादक मतलब आंटू है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन आंटू है, एकैकिक है परंतु आच्छादक नहीं है, मतलब वन वन तो है लेकिन आंटू नहीं है, न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक है, यानी कि न तो वन वन है और न ही आंटू है। तो देखिए हमने आपको बताया ही था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, सिंगल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मोर देन टू एलिमेंट्स इन सेट ए हैव द सेम इमेज इन एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज है इन सेट ए में, उस सेट किस में होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। फिर इसमें हमने आपको बताया था आंटू के लिए क्या बताया था कि उसकी रेंज जो होनी चाहिए उसके कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। इनटू के लिए बताया था कि एटलीस्ट बी की कोई एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट्स होना चाहिए जिसकी प्री इमेज इन सेट ए में ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। और फिर यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपका दिया है एक्स की पावर 4। हम दो सेट मान लेते हैं जो इसकी डोमेन में है, दो एलिमेंट्स x1 और h2। तो f जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि x1 की पावर 4 इज इक्वल टू h2 की पावर 4, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले 1/4 पावर ले लेंगे, यानी x1 बराबर क्या हो जाएगा h2। एकैकिक तो है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है, ठीक, जो बोर्ड के लेवल पे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज और मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि x की पावर 4 को हमने y कह दिया, x बराबर क्या हो जाएगा y की पावर 1/4। अब ये डिफाइंड होगा यहाँ पे y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी रेंज कम हो गई, इसका मतलब कि इसका कई सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसमें क्या रहेंगे, खाली, यानी प्री इमेज इसकी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये आंटू नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि ये एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ये इसका हम लोग ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलग अलग एलिमेंट्स के लिए इसके अलग अलग वैल्यू आएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एकैकी तो है लेकिन परंतु आच्छादक नहीं हो, ठीक। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कि 2022 यूपी बोर्ड 2022 और 23 में पूछा है, कह रहा है कि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, मतलब कह रहा कोई प्लेन है उसमें जितनी भी सरल रेखाएं हैं यल क्या है उनका एक सेट है, तथा संबंध R जो रिलेशन R है L1 L2, उसी में कुछ लाइनें, बहुत सारी लाइनें, दो लाइनें L1 और L2 हैं, इस प्रकार से है कि L1 L2 पे लंब है, समुच्चय यल में परिभाषित है, मतलब उसी सेट यल में, यानी जो लाइन यल का सेट है उसी में एक क्या है, डिफाइंड है। लेकिन उनमें से सही संबंध चुनिए। R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि कोई एक प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन है, तो इसमें बहुत सारी लाइनें होंगी। एक लाइन कह रहा है L1 है, एक लाइन L2 है और एक लाइन मान लीजिए हमने L3 माना। ये सब सेट इस यल की लाइनें हैं, ठीक। कह रहा एक रिलेशन R द्वारा हम लोग कि L1 और L2 इस प्रकार से हैं
कि कह रहा है जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 लाइन पे, ठीक। तो हमसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए R कह रहा है स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट स्वयं के साथ एसोसिएट हो। तो अगर कोई एक लाइन L1 है, एक कभी भी नेवर, कभी नहीं परपेंडिकुलर होगी L1 पे, खुद के साथ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं। कोई लाइन L2 है, एक कभी नहीं परपेंडिकुलर होगी L2 के साथ। कोई लाइन L3 है, एक कभी भी लंबवत नहीं होगी L3 के साथ। कोई भी लाइन खुद के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब कि R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, कोई भी लाइन खुद के साथ क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी L2 पैरेलल होगी L2 के साथ, L3 पैरेलल होगी L3 के साथ, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो कोई भी लाइन खुद के साथ पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब पहला वाला गड़बड़ है। अब आइए इसमें क्या कह रहा है, R सममित होगा। सममित का मतलब, अब जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन L1 है, एक परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपकी L1 और ये लाइन है आपकी L2, तो L1 पे L2 परपेंडिकुलर है। या इसी बात को हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, L2 को मान लेते हैं हम लोग ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है, यानी कि L2 पे L1 परपेंडिकुलर है। दोनों बात सेम है, L1 पे L2 परपेंडिकुलर है या L2 पे L1 परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। L1 से अगर आप L2 की तरफ आए, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, या आप L2 से L1 की तरफ आए तब भी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है या L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, दोनों बात सही है। अब आइए देखते हैं कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो इसका मतलब है कि L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 पे, सही है। अगर L2 परपेंडिकुलर होगी L3 पे, तो इसका मतलब ये है कि L3 भी परपेंडिकुलर होगी L2 पे, ये भी सही है। जैसे ये मान लीजिए आपका L2 है और ये आपका L3 है, L2 पे L3 परपेंडिकुलर है, या ये मान लीजिए आपका L3 है, ये आपका L2 है, L3 पे L2 परपेंडिकुलर है, ये भी सही है। तो अगर L1 परपेंडिकुलर L2 पे हो या L2 परपेंडिकुलर L1 पे हो, ये बात सही है। L2 परपेंडिकुलर L3 पे हो या L3 परपेंडिकुलर L2 पे हो, ये भी बात सही है। अब आइए इसका मतलब ये क्या है, सममित हो सकता है। अब आइए हम लोग थर्ड वाले पे देखते हैं, ट्रांजिटिव वाले पे। अब ट्रांजिटिव वाले पे क्या है कि ट्रांजिटिव के केस में हमने आपको बताया था कि अगर A रिलेशन B है एंड B रिलेशन C है, तो इसका मतलब A रिलेशन C होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था कि अगर A रिलेशन B है, इम्प्लाई डेट B रिलेशन A है होना चाहिए, यानी कि B रिलेशन C है, इम्प्लाई डेट C रिलेशन B होना चाहिए। A रिलेशन C है, इम्प्लाई डेट C रिलेशन A होना चाहिए। ये हमने ट्रांजिटिव के लिए बताया था, सिमेट्रिक के लिए बताया था। तो अब जैसे मान लीजिए आपने L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि L1 परपेंडिकुलर हो L3 के लिए, हो सकता है L1 पैरेलल हो L3 के लिए। जैसे हमने L1 बराबर A लिखा,
L1 है, हमने L2 कह दिया, L2 है और ये हमने L3 कह दिया। तो देखिए L1 पे L2 परपेंडिकुलर तो है और L3 पे L2 भी परपेंडिकुलर है, लेकिन जो यहाँ पे L1 है और यहाँ पे जो L3 है, ये दोनों देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं L1 पैरेलल क्या है, L3, यानी कि L1 पैरेलल क्या है, L3 है, एक पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है, ठीक। इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है। आइए एक और देखते हैं जिसमें हो सकता है पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है। जैसे ये है आपका L2 और ये है आपका L1, ये दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। ये है आपका L2 या L3, ये है आपका L2, ये भी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से ये आपका L1 है, L2 यानी कि L1 और L3 ये देखिए परपेंडिकुलर आ रहे हैं, लंबवत आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि L1 और L3 में क्या है, ये पैरेलल भी आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मतलब आप श्योर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसको नॉट ट्रांजिटिव, यानी संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, सिमेट्रिक होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए 2 बार पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। एक ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी का ज़रूर है, लेकिन ये इसमें कॉन्सेप्ट का काफ़ी यूज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। आइए अब देखिए इसका इसी संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2021 में पूछा है। ये कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 में एक रिलेशन है, एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ। यह संबंध जो R है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए स्वतुल्य तथा सममितीय है किंतु संक्रामक नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं। सेकंड कह रहा है स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। सममित है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है किंतु रिफ्लेक्सिव नहीं। एक तुल्यता है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए हमने आपको बताया ही था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं। देखिए रिलेशन R क्या दिया है। देखिए सेट हमारा दिया है, मान लीजिए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है और एक रिलेशन R दिया है। क्या लिखा है 1 2 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर लिखा है 1 का 3 के साथ,
फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आपका सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, इसका मतलब एवरी एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट्स। तो 1 का 1 के साथ है कि नहीं, ठीक है, दिया है। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो इसका मतलब एक क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इसके अलावा भी दिया है 1 का 2 के साथ या 3 का 2 का या 1 का 3 का, इससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ए रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, ठीक। फिर आप सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि अगर जैसे हमने कहा कि 1 का 2 के साथ है, तो ये ज़रूरी है कि 2 का 1 के साथ होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 1 का 2 के साथ, तो 2 का भी 1 के साथ होना चाहिए। यहाँ पे 2 का 1 के साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे आपने लिखा 1 का 3 के साथ एसोसिएट, तो 3 भी 1 के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब क्या हुआ, तो अब हम लोग चाहें तो इससे आंसर अपना ट्रिक कर सकते हैं। मतलब स्वतुल तो है, सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक इसमें बोल रहा है, यानी कि ए गड़बड़ है, ए गड़बड़ है, ए सही है सिमेट्रिक में। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा सा और आइए देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या है। ट्रांजिटिव के लिए हमने जैसे आपको बताया था कि अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो इसका मतलब है कि 1 का 2 के साथ होना चाहिए। ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, 1 का 2 के साथ होना चाहिए। जैसे हमने आपको लिखा 2 का 3 के साथ और 3 का 3 के साथ, चूंकि ये दोनों सेम है तो इसका मतलब 2 का 3 के साथ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ये दोनों सेम है, यानी 1 का 2 के साथ होना, हाँ सही है। 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ है, ये दोनों सेम है, मतलब 3 का 2 के साथ है, हाँ है। 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, ये 3 3 सेम है, मतलब 1 का 3 के साथ है, हाँ है। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा दो परिमित समुच्चय है, दो फाइनाइट सेट है, दो परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट्स ए और बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन है। ये कह रहा है कि 2 सेट्स हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू, कह रहा है यम, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू, कह रहा है एन। एक क्वेश्चन में दिया है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, ए से बी में। तो कह रहा है कि अगर 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये मान लीजिए सेट ए है और ये आपका सेट क्या है, सेट बी। तो सेट ए में मान लीजिए, इसमें कह रहा है कि टोटल मान लीजिए एलिमेंट्स लिखा है 1 2 डॉट डॉट, इसमें कह रहा है यम एलिमेंट्स, और इसमें कह रहा है कि 1 2 3 यन एलिमेंट्स हैं।
तो कह रहा अगर ए से बी के बीच में हम रिलेशन डेवलप करें, संबंध बनाएं, तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कुल कितने संबंध बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी कि कुल कितने संबंध बनेंगे। तो आप यहां पे देखिए, इसका एक एलिमेंट इसके यन के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, यानी कि इसके लिए टोटल नंबर ऑफ यानी यन। इसी तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा, n-1। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि ए में सेट है m और n में है सेट b, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाए, a to b। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम a to b, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम a to b, तो m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, mn। और इनके कितने रिलेशन बनेंगे, यानी कि इनके कुल कितने सबसेट होंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है तो इनके कुल कितने टोटल सबसेट बनेंगे, वही इसके क्या हो गए, सबसेट्स ऑफ mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn। यही क्या हो जाएगा, a से b के बीच में टोटल कितने संबंध बनेंगे। तो देखिए जब a में जितना एलिमेंट्स दिया है, b में कितना एलिमेंट्स दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यानी a में एलिमेंट्स की संख्या और b में एलिमेंट्स की संख्या, और इनके जितने सबसेट होंगे वही इसके क्या होंगे, a से b में कुल कितने संबंध बनेंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस कितने। ठीक, तो आप देख रहे हैं वेन डायग्राम द्वारा भी हमने यहाँ पे समझा दिया आपको इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी संदर्भ में अब हम लोगों का अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जो कि आप जानते हैं कि 1 नंबर का पूछता है, बहुविकल्पी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया। इसमें देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त f r से r के बीच में है, मतलब कि इसकी डोमेन भी r है और रेंज भी r है, r से r के बीच में डिफाइंड किया गया है। तो कह रहा है कि r से r के बीच में एकैकिक अर्थात 1-1 ऑनटू फंक्शन है। तो देखिए इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसे मान लेते हैं हम लोग एक सेट A है, या इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं r से r में 2 एलिमेंट्स हैं, एक x1 है और एक x2 है। तो अगर 1-1 होगा तो यानी कि fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल होगी, और यहां से हम लोग अगर x1 बराबर x2 शो कर देते हैं, यहां से अगर हम लोग दिखा देते हैं कि सो डैट x1 इज इक्वल टू h2 फॉर x1 h2 बिलोंग्स टू r के लिए, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे fx बराबर 2x लिखा है, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x2। टू से 2 कैंसिल आउट, यानी कि x1 बराबर क्या हो जाएगा, h2, यानी कि x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, h2 हो जाएगा। इससे मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, 1-1 है, हेंस फंक्शन यानी fx इज 1-1। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसकी डोमेन रेंज को y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी भी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप y की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे, तो इसकी जो रेंज है -∞ से +∞ के बीच में x का जो डोमेन है, इसकी भी वही आएगी जो भी रखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑनटू भी है और एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन क्या है, 1-1 ऑनटू है। या इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, अब मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है।
एक फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है, r से r के बीच में है। अब जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर आप रियल नंबर यहाँ पे x बराबर -1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी? -1 आएगी। 1/2 रखेंगे तो 1 आएगी। तो आप देख रहे हैं इसके एवरी एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। और इसमें कोई भी एक एलिमेंट्स, क्योंकि रियल नंबर है तो इसका कोई भी एलिमेंट्स इसके किसी भी एलिमेंट से क्या है? छोटा नहीं है। सारे एलिमेंट के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। तो चूंकि सबके सिंगल एलिमेंट यानी कि 1 1 है। कोई भी इसका एक एलिमेंट्स जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो है, इसका मतलब प्लस क्या है? अनटू है। अतः आप यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, यानी कि फिगर से, चित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन r से r के बीच में एकैकिक और आच्छादक है। या इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और ग्राफिकल अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल अप्रोच में क्या करेंगे आप, जैसे fx बराबर 2x लिखा है, अगर इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमने कहा कि 1 1 के लिए आप x एक्सिस के पैरेलल, ये आपका x एक्सिस है, एक लाइन आपने ड्रॉ किया। अब देख रहे हैं कि ये जो कर्व है y बराबर 2x, इसको सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। -∞ से +∞ के बीच में वही वैल्यू मिल रही है जो -∞ से +∞ के बीच में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनटू। लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ से वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, कट द ग्राफ 1, यानी x एक्सिस के पैरेलल आपने एक रेखा को ड्रॉ किया तो आपने देखा कि कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। आप जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। तो एक परिभाषा होती है कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल किसी भी कर्व को, ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 होगा। और चूंकि इसकी डोमेन -∞ से +∞ के बीच में है, आप रेंज भी देख रहे हैं इसकी -∞ से +∞ के बीच में ही आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? अनटू। यानी कि जो इसकी रेंज है, यानी कि इसका जो y का एलिमेंट्स है, यानी b का जो एलिमेंट्स है, सेट b का जो एलिमेंट्स है, उसके एवरी एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट a में है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनटू फंक्शन हो जाएगा। ये बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, इसको बहुत ईजी तरीके से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब इसी संदर्भ में देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्टेड में, जो कि 2022 और 23 में पूछा है। आपको कह रहा है कि यदि एक फलन r से r के बीच में है और एक फलन g है वो भी r से r के बीच में है, fx बराबर कह रहा है cos x है और gx बराबर लिखा है x स्क्वायर, परिभाषित है। तो कह रहा है इसका और इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? पहला हमसे कह रहा है कि g ऑफ f क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है f ऑफ g क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि एक फंक्शन है fx जो आपका cos x के बराबर है, एंड एक फंक्शन है gx जो 3x स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है पहला कि g ऑफ fx किसके बराबर हो। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए। अब देखिए इसमें fx बराबर लिखा है cos x,
जी एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x²। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मतलब यानी कि g ऑफ एफ एक्स। अब जी एक्स बराबर आपका दिया है 3x² यानी कि 3fx का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 3fx बराबर आपका लिखा है cos, तो आप लिखेंगे 3 cos x का होल स्क्वायर। अब जानते हैं यानी कि 3 cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x दोनों सेम है। ये हो गया आपका g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x। एकदम सिंपल सा है, जो gx दिया है x की जगह आप fx लिख दीजिए, y लिखा रहा था उसकी जगह y लिख देते हैं, फिर fx की वैल्यू क्या दिया है आप वहां पर उठा के पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी में हमको पूछ रहा है कि f ऑफ gx की वैल्यू बताइए। तो चलिए f ऑफ gx देखते हैं। अब f ऑफ gx के लिए f ऑफ gx के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि f ऑफ gx, तो आप इसको लिखेंगे f ऑफ gx। अब fx बराबर आपका दिया है cos x यानी कि cos gx, और gx बराबर आपको दिया है cos 3x² यानी कि तो आप देख रहे थे बहुत इजी तरीके से, जैसे पूछा है g ऑफ एफ एक्स, f ऑफ gx, तो आपने एकदम सिंपल सा आपने इसमें पुटअप किया, आपने देखा बहुत इजी तरीके से आपने इसके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 बड़ा अच्छा सवाल है। ए कह रहा है कि समुच्चय ए जिसका एलिमेंट्स दिया है 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकैकिक फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसी एलिमेंट्स का इसी एलिमेंट्स के साथ अगर एसोसिएशन हो, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है, इनका 1 2 3 के साथ ही एसोसिएट किया जाए तो इसके 1 1 फंक्शन टोटल कितने हो सकते हैं। कह रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। आइए बहुत इजी है, इसको प्रयास करते हैं समझने का। देखिए एक सेट दिया है ए जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3, हमको ए से ए के बीच में फंक्शन डिफाइंड करना है। ठीक, ए से ए के बीच में तो देखिए मान लेते हैं हम लोग एक सेट ए है और एक सेट ए है इधर भी, इसका एलिमेंट्स 1 2 3 है तो इसका भी 1 2 3। अब ए कह रहा 1 1, तो यानी कि जो पहला एलिमेंट्स 1 है ए इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके भी साथ होता है, यानी कि 1 के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 3। यानी कि 1 या तो इसके साथ भी एसोसिएट हो सकता है या इसके साथ भी हो सकता है या इसके साथ भी हो सकता है, तब भी तो 1 1 ही कहा जाएगा। हमने मान लिया कि 1 इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि ए की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 3। इसके साथ हो सकता है एक तरीका, या इसके साथ हो सकता है या इसके साथ हो सकता है, यानी कि टोटल कितना हुआ 3। हमने मान लिया ये है, तो अब ए के लिए
अब ए के लिए क्या है, एक कंप्लीट हो गया, अब बचा दो, अब दो के लिए दो पॉसिबिलिटी है, तो अब इसके लिए या तो या इससे एसोसिएट हो सकता है या इससे एसोसिएट हो सकता है, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट्स है इसके लिए टोटल कितनी है 2, या तो 1 के साथ एसोसिएट हो सकता है या तो 2 के साथ हो सकता है, दोनों के साथ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, फंक्शन 1 1 बनाना है। अब आपका लास्ट में क्या बचा 3। अगर मान लीजिए सपोज ए 1 के साथ है तो अब इसका एक ही के साथ होगा, यानी कि 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है 1, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो 1 1 के लिए कर फ्रॉम ए टू ए, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो देखिए इस तरह से डायग्राम के द्वारा हमने आपको बता दिया इजी तरीके से कि अगर एक सेट ए है और उसका खुद के साथ 1 1 फंक्शन अगर बनाया जाए तो एक एक ही फलनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना होगा 6। इसको चाहें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इधर देखिए अब जैसे आपका सेट ए है और इस सेट बी ए भी ए है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, एफ के द्वारा एसोसिएट है। तो देखिए कि A1 जो है वो इसके साथ भी हो सकता है या इसके साथ भी या इसके साथ भी, मतलब इसमें टोटल कितने हैं 3 में से कोई भी एक के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करने का टोटल नंबर ऑफ है 3C1। अब एक को सिलेक्ट कर लिया तो कितना बचा, तो 2 में से किसी एक को, फिर 1 में से किसी एक को, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। या इसको आप चाहें थर्ड मेथड, आप चाहें तो लिख सकते हैं 3p3, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स के तो किसी एक के साथ 3p6 यानी फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 0। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो देखिए आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके एक से अलग तरीके, उसकी थ्योरी को क्लियर किया। फिर हमने यहाँ प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी के फॉर्मेट में थे, अति लघुत्तरी के फॉर्मेट में थे, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिससे आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो एग्ज़ाम आपका बोर्ड का होगा, उसमें आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।